शहर की ऊंची इमारतों के बीच बसे एक पास अपार्टमेंट में आज बहुत चहल पहल थी। विकास और उसकी पत्नी शालिनी अपनी पहली विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे थे। विकास को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था और उसे लंदन शिफ्ट होना था। सब खुश थे सिवाय एक व्यक्ति के, विकास के पिता दीनानाथ जी। दीनानाथ जी पिछले 2 सालों से भूलने की बीमारी से जूझ रहे थे। वे अक्सर अपनी दिवंगत पत्नी सावित्री को पुकारने लगते या घर का रास्ता भूल जाते। शालिनी को लगता था कि दीनानाथ जी की वजह से उनकी हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल खराब हो रही है। एक शाम शालिनी ने विकास से कहा, देखो विकास, लंदन में हम अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। वहाँ पापा की देखभाल करना नामुमकिन होगा। क्यों न हम उन्हें शहर के बाहरी इलाके में बने उस शांति निवास वृद्धा आश्रम में छोड़ आएं। वहाँ उनके जैसे और भी लोग होंगे और डॉक्टर भी। विकास पहले तो हिचकिचाया, लेकिन अपनी तरक्की और पत्नी के दबाव में उसने हामी भर दी। दीनानाथ जी को लगा कि वे किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं। उन्होंने अपनी पुरानी अटैची उठाई जिसमें सावित्री की एक तस्वीर और बरसों पुरानी एक फटी हुई डायरी थी। जब विकास उन्हें आश्रम के गेट पर छोड़कर मुड़ा तो दीनानाथ जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी कांपती आवाज़ निकली, बेटा, यहाँ अमरूद का पेड़ नहीं है। तेरी माँ को अमरूद बहुत पसंद थे। विकास ने बिना उनकी आंखों में झांके अपना हाथ छुड़ा लिया और तेज कदमों से कार की ओर बढ़ गया। उसके पीछे से अपने पिता की पुकार सुनाई दे रही थी, जो धीरे धीरे बारिश के शोर में दब गई। लंदन की चकाचौंध में 6 महीने बीत गए। विकास और शालिनी के पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत और सुविधा। लेकिन एक रात विकास का बेटा आरव अपनी ड्राइंग बुक लेकर आया। उसने एक चित्र बनाया था जिसमें एक छोटा बच्चा एक बूढ़े आदमी का हाथ पकड़कर खड़ा था और दूर एक कार जा रही थी। आरव ने पूछा, पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊं और अमेरिका चला जाऊं तो क्या मुझे भी आपको इसी तरह बड़े घर में छोड़कर आना होगा? विकास के हाथ से कॉफ़ी का मग छूटकर गिर गया। आरव के मासूम सवाल ने उसके सीने में लगे उस घाव को कुरेद दिया था जिसे उसने व्यस्तता की पट्टी से ढक रखा था। उसी रात उसे सपना आया कि उसके पिता उसी अमरूद के पेड़ को ढूंढ रहे हैं और ठंड में ठिठुर रहे हैं। अगले दिन विकास बिना शालिनी को बताए भारत के लिए निकल पड़ा। जब वह शांति निवास पहुंचा तो उसकी रूह कांप गई। दीनानाथ जी वहाँ नहीं थे। मैनेजर ने बताया कि 2 दिन पहले वे किसी सावित्री को ढूंढते हुए गेट से बाहर निकल गए और तब से वापस नहीं आए। विकास पागलों की तरह गलियों में उन्हें ढूंढने लगा। बारिश वैसी ही थी जैसी उस दिन थी जब उसने उन्हें छोड़ा था। भटकते भटकते वह एक पुराने खंडहर नुमा पार्क में पहुंचा। वहां एक टूटी हुई बेंच पर एक बुजुर्ग बैठे थे, शरीर पर एक फटा हुआ बोरा ओढ़े। पास जाकर देखा तो वे दीनानाथ जी ही थे। उनके हाथ में एक छोटा सा अमरूद का पौधा था जिसे उन्होंने अपने फटे हुए कुर्ते से ढक रखा था ताकि वह बारिश से बच सके। विकास उनके पैरों में गिर पड़ा। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको लेने आया हूँ। दीनानाथ जी ने अपनी धुंधली आंखों से उसे देखा। उन्होंने उसे पहचाना नहीं, लेकिन अपनी कांपती हथेली विकास के सिर पर रख दी और बोले, रो मत बेटा सुधीर,
विकास का बचपन का नाम आने वाला है। उसने कहा था वो आएगा। ये पौधा उसके लिए लाया हूँ, उसे अमरूद बहुत पसंद हैं। विकास की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उसे एहसास हुआ कि बीमारी ने याददाश्त छीन ली थी, लेकिन एक पिता का प्रेम नहीं, वह उन्हें वापस घर ले आया। शालिनी ने जब दीनानाथ जी की हालत और उस अमरूद के पौधे की कहानी सुनी तो उसका अहंकार भी ढह गया। उसने दीनानाथ जी के पैर छुए और तय किया कि अब वे लंदन नहीं जाएंगे, बल्कि यहीं रहकर अपने पिता की सेवा करेंगे। बगीचे के ठीक बीचों बीच वह अमरूद का पौधा लगाया गया, जो अब केवल एक पेड़ नहीं बल्कि उस परिवार के पुनर्जन्म और प्रायश्चित का प्रतीक था। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा। वह छोटा सा अमरूद का पौधा अब जमीन में अपनी जड़ें जमा चुका था। विकास और शालिनी ने लंदन जाने का विचार पूरी तरह त्याग दिया था। विकास ने शहर में ही एक छोटा बिजनेस शुरू कर लिया ताकि वह शाम को समय पर घर लौट सके और अपने पिता के साथ वक्त बिता सके। दीनानाथ जी की याददाश्त अब धुंध की तरह थी। कभी सब साफ दिखता तो कभी पूरी तरह अंधेरा छा जाता। एक दोपहर जब शालिनी रसोई में काम कर रही थी और आरव स्कूल गया था, दीनानाथ जी चुपके से घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। उनके हाथ में फिर वही पुरानी अटैची थी। जब शालिनी को पता चला तो उसके हाथ पांव फूल गए। उसने तुरंत विकास को फ़ोन किया। दोनों पागलों की तरह उन्हें ढूंढने निकले, लेकिन इस बार कुदरत ने एक अलग ही रास्ता चुना था। दीनानाथ जी शहर के उस पुराने घर के बाहर खड़े थे जिसे विकास ने वर्षों पहले बेच दिया था। वे वहां के नए मालिक से विनती कर रहे थे, भाई साहब, मेरी पत्नी सावित्री अंदर सो रही है, बस उसे ये अमरूद दे देने दो, वो जाग जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। नया मालिक उन्हें पागल समझकर धक्का देने ही वाला था कि तभी विकास वहां पहुंच गया। उसने अपने पिता को बाहों में भर लिया। दीनानाथ जी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वे विकास की ओर मुड़े और बोले, बेटा, सावित्री कह रही थी कि तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है, पर उसे डर है कि कहीं तू अपना रास्ता न भूल जाए। देख, मैं घर का रास्ता याद रखा है ना। विकास के सीने में एक दर्द उठा। उसके पिता अपनी बीमारी के बावजूद उसे रास्ता दिखा रहे थे, इंसानियत का रास्ता। विकास और शालिनी ने अब दीनानाथ जी को मरीज नहीं बल्कि बच्चा मान लिया था। आरव अपने दादाजी को रोज नई कहानियां सुनाता। धीरे धीरे एक चमत्कार होने लगा। प्यार और अपनेपन की गर्माहट ने दीनानाथ जी की सेहत में सुधार करना शुरू किया। डॉक्टर भी हैरान थे कि जो बीमारी दवाइयों से ठीक नहीं हो रही थी, वह परिवार के साथ से स्थिर हो गई थी। एक सुबह दीनानाथ जी सोकर उठे और उन्होंने विकास को आवाज़ दी, विकास, ओ विकास, देख तो आज अमरूद के पेड़ पर पहला फल आया है। विकास और शालिनी दौड़कर बगीचे में गए। दीनानाथ जी की आंखों में वह धुंध नहीं थी। उन्होंने विकास को बिल्कुल सही नाम से पुकारा था। बरसों बाद उन्होंने अपनी पहचान और अपने बेटे को पूरी तरह पहचाना था। उस दिन दीनानाथ जी ने विकास का हाथ पकड़कर अमरूद के उसी पेड़ के नीचे बिठाया और कहा, बेटा, जड़ें अगर मजबूत हों तो पेड़ बड़े से बड़ा तूफान झेल लेता है। तूने अपनी जड़ें काट दी थी, इसलिए तू लंदन में भी खुश नहीं था। अब तू वापस जुड़ गया है, अब तू कभी नहीं गिरेगा। शालिनी ने दूर खड़े होकर यह सुना और उसकी आंखों में संतोष के आंसू थे। उन्हें समझ लिया था कि असली सफलता
पद या विदेश यात्रा में नहीं, बल्कि उस सुकून में है जो अपनों की सेवा से मिलता है। अमरूद का वह पेड़ अब फलों से लद चुका था। उसकी छाँव में पूरा परिवार एक साथ बैठा था, एक ऐसा परिवार जो टूटने की कगार से वापस लौटकर अब और भी मजबूत हो चुका था। कुदरत ने अपना चमत्कार दिखा दिया था। एक सूखते हुए रिश्ते में फिर से जान आ गई थी। जीवन एक नया और गहरा मोड़ लेता है। दीनानाथ जी की यादाश्त पूरी तरह तो नहीं लौटी थी, लेकिन उनका मन अब शांत था। साल बीतते गए। अमरूद का वह पौधा अब एक विशाल वृक्ष बन चुका था, जिसकी घनी छाँव पूरे आंगन को ढक लेती थी। विकास और शालिनी के लिए अब वही पेड़ मंदिर बन गया था, लेकिन समय अपनी गति से चल रहा था। दीनानाथ जी का शरीर अब धीरे धीरे जवाब देने लगा था। एक ढलती शाम दीनानाथ जी ने आरव को अपने पास बुलाया। आरव अब किशोर हो चुका था। दादा जी ने अपनी पुरानी फटी हुई डायरी उसे थमा दी। आरव बेटा, दादाजी की आवाज़ बहुत धीमी थी। इस डायरी में सिर्फ खर्चों का हिसाब नहीं है, इसमें उन पौधों का इतिहास है जो मैंने और तुम्हारी दादी ने लगाए थे। इंसानों को भूल जाना आसान है बेटा, लेकिन यादों को सींचना पड़ता है। आरव ने डायरी खोली। उसमें हर पन्ने पर एक सीख लिखी थी। एक पन्ने पर लिखा था, रिश्ते कांच के नहीं, मिट्टी के घड़े जैसे होने चाहिए। अगर टूट भी जाएं तो फिर से गाढ़े जा सकें। उसी रात दीनानाथ जी ने अपनी अंतिम सांस ली। उनके चेहरे पर वैसी ही मुस्कान थी जैसी किसी युद्ध को जीत लेने वाले योद्धा के चेहरे पर होती है। उन्होंने अपनी आखिरी जंग जीत ली थी, अकेलेपन और तिरस्कार के खिलाफ जंग। विकास टूट गया था, लेकिन इस बार वह अपराधी की तरह नहीं, बल्कि एक कृतज्ञ बेटे की तरह रो रहा था। उसे तसल्ली थी कि उसने अपने पिता को वह सम्मान और प्यार वापस दिया जिसके वे हकदार थे। अंतिम संस्कार के बाद जब घर में सन्नाटा पसरा था, तब आरव ने देखा कि अमरूद के पेड़ से एक बड़ा पका हुआ फल नीचे गिरा। उसने वह फल उठाया और अपने पिता विकास को दिया। विकास ने उस फल को चखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह वही स्वाद था जो उसे बचपन में अपने गांव के घर में मिलता था। उसे महसूस हुआ कि उसके पिता मरे नहीं हैं, बल्कि उस पेड़ के रूप में, उस स्वाद के रूप में और आरव के संस्कारों के रूप में आज भी वहीं मौजूद हैं। कुछ महीनों बाद विकास को फिर से लंदन से एक बहुत बड़ा बिजनेस ऑफर मिला। इस बार विकास ने मना नहीं किया, लेकिन जाने से पहले उसने एक फैसला लिया। उसने अपने आलीशान बंगले का एक बड़ा हिस्सा सावित्री दीनानाथ केयर सेंटर में बदल दिया। यह उन बुजुर्गों के लिए था जिनके बच्चे मजबूरी या काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। विकास ने वहाँ यह नियम बनाया कि वहाँ रहने वाला कोई भी बुजुर्ग अनाथ नहीं कहलाएगा। हर हफ्ते शहर के स्कूल के बच्चे वहाँ आएंगे और उन बुजुर्गों से कहानियाँ सुनेंगे, ताकि नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। जब विकास, शालिनी और आरव एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे, तो आरव ने अपनी बैग में अमरूद के कुछ बीज डाल लिए थे। ये क्या कर रहे हो आरव? शालिनी ने पूछा। आरव मुस्कुराया और बोला, लंदन में भी तो एक प्रायश्चित का पौधा लगाना होगा माँ, ताकि वहाँ भी किसी बेटे को अपनी जड़ें ना भूलनी पड़े। विकास ने अपने बेटे को गले लगा लिया। कुदरत का चमत्कार पूरा हो चुका था।
जिस बेटे को पिता ने सुधारा था, आज उसी का बेटा उस परंपरा को 7 समंदर पार ले जा रहा था। लंदन की सर्द सुबह और खिड़की के बाहर गिरती बर्फ। विकास का नया घर बेहद आलीशान था, लेकिन उसकी रूह अब भी भारत के उस मिट्टी वाले आंगन में बसी थी। आरव ने आते ही सबसे पहले घर के पीछे बने ग्लास हाउस में वही बीज बोए जो वह भारत से लाया था। वहाँ के ठंडे मौसम में अमरूद के बीजों का पनपना लगभग नामुमकिन था। कई लोगों ने कहा, आरव, यहाँ का तापमान इन पौधों के लिए नहीं है, ये नहीं उगेंगे। लेकिन आरव रोज उन बीजों के पास बैठता और धीरे से कहता, दादाजी कहते थे कि अगर ममता की गर्मी मिले तो पत्थर में भी फूल खिल सकते हैं। विकास अब कंपनी का बड़ा चेहरा था। एक दिन उसके पास एक बूढ़ा अंग्रेज व्यक्ति मिस्टर एडवर्ड काम मांगने आया। वह कभी उसी कंपनी में ऊंचे पद पर था, लेकिन अब अकेला और लाचार था। उसके अपने बच्चों ने उसे नर्सिंग होम में छोड़ दिया था और वह केवल अपना समय काटने के लिए छोटी मोटी नौकरी ढूंढ रहा था। विकास को उसमें अपने पिता की छवि दिखी। उसने एडवर्ड को नौकरी पर नहीं रखा, बल्कि उसे अपने घर पर गार्डन कंसल्टेंट बना लिया। शालिनी पहले झिझकी, विकास, हम फिर से एक अनजान बुजुर्ग की जिम्मेदारी ले रहे हैं। विकास ने शांति से जवाब दिया, शालिनी, पापा ने हमें सिखाया था कि बुजुर्ग बोझ नहीं बल्कि अनुभवों की चलती फिरती किताब होते हैं। एडवर्ड को पैसे की नहीं, एक परिवार की ज़रूरत है। महीनों की मेहनत के बाद एक सुबह आरव चिल्लाया, पापा, माँ, जल्दी आओ। विकास और शालिनी दौड़कर गार्डन में पहुँचे। उस कड़कड़ाती ठंड और बर्फबारी के बीच शीशे के घर के अंदर वह अमरूद का पौधा मिट्टी से बाहर निकल आया था। उसकी 2 नन्ही हरी पत्तियां गर्व से सिर उठाए खड़ी थी। मिस्टर एडवर्ड की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस मौसम में इस पौधे को उगते नहीं देखा। यह कोई विज्ञान नहीं है, यह इस बच्चे का विश्वास और प्यार है। विकास ने लंदन में भी दीनानाथ फाउंडेशन की एक शाखा खोली, लेकिन इस बार इसका उद्देश्य अलग था। यह उन युवाओं के लिए था जो अपने करियर की दौड़ में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने अपने माता पिता से बात करना छोड़ दिया था। विकास वहाँ सेमिनार करता और अपनी कहानी सुनाता। वह कहता, सफलता का स्वाद तब तक कड़वा रहता है जब तक आपके माता पिता उसका आनंद लेने के लिए आपके साथ ना हों। धीरे धीरे विकास का घर उन बुजुर्गों के लिए एक ठिकाना बन गया जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया था। हर रविवार वहाँ भारतीय और अंग्रेज बुजुर्ग साथ बैठते। आरव उन्हें चाय पिलाता और वे सब मिलकर उस अमरूद के पौधे की देखभाल करते। एक दिन जब अमरूद का वह पौधा थोड़ा बड़ा हुआ तो आरव ने उस पर एक छोटी सी नेम प्लेट लगाई जिस पर लिखा था, रिश्तों की जड़ें अगर दिल में हों तो वे मौसम की मोहताज नहीं होती। विकास ने दूर से अपने बेटे को देखा और ऊपर आसमान की ओर देखकर मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि कहीं बादलों के पार से उसके पिता और माँ उसे देख रहे हैं, कह रहे हैं, जीते रहो बेटा, आज तुमने हमें सच में अमर कर दिया। लंदन में बीता हुआ हर पल विकास और उसके परिवार को परिपक्व बना रहा था। वह अमरूद का पौधा अब एक मजबूत पेड़ बन चुका था और ताज्जुब की बात यह थी कि उस पर लगने वाले फलों का स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा भारत वाले पेड़ का था।
लेकिन एक दिन विकास को भारत से एक पत्र मिला। वह पत्र उस सावित्री दीनानाथ केयर सेंटर के मैनेजर का था। पत्र में लिखा था कि केयर सेंटर के पास की ज़मीन पर सरकार एक बड़ा मॉल बनाना चाहती है और अगर उसे बचाना है तो विकास को खुद वहाँ मौजूद होना होगा। विकास ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने आरव और शालिनी से कहा, हमें वापस घर जाना होगा। हमारे पिता की आखिरी निशानी खतरे में है। जब वे लंदन छोड़ रहे थे तो मिस्टर एडवर्ड और कई अन्य बुजुर्ग उन्हें विदा करने एयरपोर्ट आए। एडवर्ड ने विकास का हाथ थामकर कहा, तुमने हमें सिर्फ छत नहीं दी, तुमने हमें जीने का मकसद दिया। हम यहाँ तुम्हारी परंपरा को जारी रखेंगे। आरव ने लंदन वाले अमरूद के पेड़ की एक कलम काटी और उसे एक छोटे गमले में सुरक्षित रख लिया। उसने कहा, यह जड़ अब वापस अपनी मिट्टी में जाएगी। भारत पहुंचते ही विकास सीधे उस जमीन पर पहुंचा जहां वो बुलडोजर खड़े थे। स्थानीय लोग और केयर सेंटर के बुजुर्ग विरोध में धरने पर बैठे थे। जैसे ही विकास वहां पहुंचा, माहौल बदल गया। विकास ने प्रशासन के सामने एक प्रस्ताव रखा। उसने अपनी सारी जमा पूंजी और लंदन का कारोबार बेचकर उस पूरी ज़मीन को खरीदने और वहाँ पर एक इंटरनेशनल विलेज फॉर एल्डर्ड बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांव बनाने का फैसला किया। उसने अपनी तरक्की और ऐशो आराम की ज़िंदगी को अपने पिता के सपनों के लिए कुर्बान कर दिया। मॉल बनाने का फैसला टल गया। विकास ने लंदन से लाई गई उस कलम को भारत वाले मूल पेड़ के बगल में ही रोप दिया। उस शाम जब विकास थककर उसी पेड़ के नीचे बैठा था तो उसे महसूस हुआ कि हवाएं गुनगुना रही हैं। अचानक एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और विकास की गोद में बैठ गया। वह आरव का बेटा था, दीपक। दीपक ने अपनी नन्ही उंगलियों से विकास के गालों को छुआ और पूछा, दादाजी आप रो क्यों रहे हैं? विकास ने दीपक को गले लगाया और उसे वह पुराना चश्मा दिखाया जो कभी दीनानाथ जी का था। विकास बोला, बेटा मैं रो नहीं रहा, मैं देख रहा था कि कुदरत अपना कर्ज कैसे चुकाती है। मैंने अपने पिता को एक बार छोड़ा था, लेकिन कुदरत ने मुझे आज फिर से पिता बना दिया है ताकि मैं उस गलती को कभी ना दोहराऊं। उस दिन उस बगीचे में एक साथ 3 पीढ़ियां मौजूद थीं, पुरानी जड़ें, मजबूत तना और नई कोपलें। कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि वह हमें तब तक मौके देती रहती है जब तक हम प्रेम का सही अर्थ नहीं समझ जाते। दीनानाथ जी की वह फटी हुई डायरी अब केयर सेंटर के म्यूज़ियम में रखी थी, जिसके पहले पन्ने पर विकास ने सोने के अक्षरों में लिखवाया था, माता पिता बोझ नहीं, वह नींव है जिस पर आपकी सफलता की इमारत खड़ी होती है। नींव हटाओगे तो इमारत खुद ब खुद ढह जाएगी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।